नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हरीश शर्मा विद्या सेंटर की तरफ से आज आपको अम्ल, क्षार व लवण के बारे में बताऊंगा, जो कि कक्षा 10 में जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और जो एक एक नंबर के आते हैं उनको करने में आसानी होगी। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस अभ्यास में से लिए गए हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण से। इन प्रश्नों के अलावा और कोई भी प्रश्न मेरी नज़र में प्रश्न पत्र में नहीं आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर अम्ल। अम्ल के बारे में बताया जाए आपको तो ये जो हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और जल में विस्थापित होकर H+ आयन देते हैं। H+ आयन ही अम्ल की पहचान है। इनका जो pH मान है, इनका जो pH मान है वो 7 से कम होता है। यानी कि 0 से 6 तक के जो pH मान अगर हों, कहीं लिखे हुए हों और पूछें कि अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 0 से 6 तक होता है। अब आगे क्षार की तरफ चलें हम, तो क्षार जो हैं, क्षारक, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस है, अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। और ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। OH- आयन देते हैं और इनका जो pH मान है ये बड़ा होता है 7 से। ये 7 से ज़्यादा pH मान होता है। यानी कि इनका जो pH मान है ये 8 से लेकर और 14 तक होता है, क्योंकि pH टेबल 0 से 14 तक जाती है। pH जो टेबल है वो 0 से 14 तक जाती है और क्षारक का जो pH है वो 8 से 14 तक माना जाता है। जलीय विलयन में ये OH- आयन देते हैं, याद रखना है, और स्वाद में कड़वे होते हैं। चलें अब हम आगे लवण के बताएं, लवण के बारे में। तो जो लवण है, लवण क्या चीज़ है? अम्ल और जो क्षार है, क्षारक, इनकी अगर परस्पर क्रिया कराई जाए तो हमें लवण व जल प्राप्त होते हैं। ये क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाई जाती है। पूछा भी जा सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अम्ल व क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें लवण व जल बनते हैं। देखो मैं बना के बताऊंगा। एक HCl ले लिया जाए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक NaOH ले लिया जाए, क्योंकि NaOH क्षार है और ये अम्ल है। अगर इनकी क्रिया कराई जाए तो हमें NaCl प्राप्त होगा। NaCl और H2O हमें जल प्राप्त होगा। तो ये जो NaCl है इसको नमक कहा जाता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। और इनका जो pH मान है, देखो इनका जो pH मान भी होगा, इनका जो pH है, यानी किसका pH? लवण का pH, ये 7 के बराबर होता है। ये बातें याद रखनी है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अंत तक देखें। अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित ही सभी यहाँ पर प्रश्न आपको मिलेंगे, तो एक एक करके जानकारी दी जाएगी आपको। अब यहाँ पर कुछ सूचक लिखे हुए हैं जो अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में अलग अलग उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो जो पहला सूचक है मेथिल ऑरेंज है, ये स्वयं सूचक कहा जाता है, और एक फिनोप्थलीन, दोनों स्वयं सूचक हैं। तो मेथिल ऑरेंज जो है देखो लाल देता है अम्लीय विलयन में और पीला देता है क्षारीय में। आगे मेथिल रेड है, ये भी लाल और पीला देगा क्षारीय विलयन, अम्लीय क्षारीय में। अब लिटमस पत्र की बात करी जाए तो जो अम्ल हैं, अम्ल लिटमस पत्र यानी नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। ये उल्टा करते हैं आपस में लिटमस पत्र को। ये तो लाल बनाएंगे और क्षारक बनाएंगे नीला। क्लियर? तो लिखा हुआ है क्षारक नीला बना देंगे और अम्ल बना देंगे लाल लिटमस पत्र को। फिनोप्थलीन रेड का काम
अम्लीय विलयन में पीला हो जाएगा और क्षारीय विलयन में लाल हो जाएगा। और चाइना जो रोज है ये गहरा गुलाबी हो जाएगा अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में हो जाएगा हरा। और जो हल्दी है, हल्दी को प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। हल्दी प्राकृतिक सूचक है, तो जो ये है ये पीला हो जाता है अम्लीय विलयन में और लाल हो जाता है क्षारीय विलयन में। ये सूचक भी याद कर लेने हैं। अब वीडियो को लाइक करने प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं हम, जहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको 1-1 नंबर वाले। कुल 30 प्रश्न हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए गए हैं। तो देखो प्रश्न 1 की तरफ चलें हम यहाँ। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। लिखा है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। मैंने आपको परिभाषा बताई दी है ऊपर। जो अम्ल हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ऑप्शन बी आज यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे का प्रश्न है क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं। बिल्कुल ये भी बताया जा चुका है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक का प्रश्न हो गया, बिल्कुल सही। ऐसे ही प्रश्न आते हैं पेपर में पूछने के लिए अम्ल, क्षार व लवण से। इनकी सहायता से आप बड़े प्रश्न भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलें। लवण का स्वाद कैसा होता है, ये भी बता रखा है, नमकीन होता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलें। तो इसमें अम्ल विद्युत के कैसे होते हैं। अब ये प्रश्न थोड़ा अलग है। अम्ल विद्युत के कैसे होते हैं। तो देखो जो अम्ल हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अब सुचालक क्यों होते हैं, देखो जब किसी घोल में, जब किसी मानो कोई पात्र है उसमें अम्ल भरा हुआ है और उस अम्ल में विद्युत का कोई तार हम यहाँ डाल दें और दूसरा तार यहाँ से निकाल दें, तो जो ये तो तार हैं ये आपस में अगर हम यहाँ कनेक्ट करें किसी बल्ब वगैरह से, तो ये हमारा जो बल्ब है ये हमारा बल्ब जल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसका मतलब ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। यहाँ से ये विद्युत को देखो यहाँ पर जॉइंट नहीं है, इन दोनों के बीच में जॉइंट नहीं है, तो फिर भी ये विद्युत को पास कर देते हैं। और पास कौन करेगा, वो अम्ल का घोल कर देगा पास। तो इसको जो है ये विद्युत के सुचालक होते हैं। चलो आगे प्रश्न की तरफ चलें। और सुचालक क्यों होते हैं और भी दे सकते हो इसमें, क्योंकि जो अम्ल हैं वो H+ आयन देते हैं। विलयन में H+ आयन होता है और H+ जो विद्युत का चालन करता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलें। 5 में लिखा है 5 अम्ल का pH मान क्या होता है। यदि शुरू में ही आप समझ गए होंगे कि अम्ल का pH मान कितना होता है तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 6 लवण कैसा होता है। तो लवण के बारे में बता दिया था। जो लवण है वो उदासीनीकरण अवक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार ये उदासीन होता है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलें। लिखा है फॉर्मिक अम्ल किस श्रेणी में आता है। देखो एक तो प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, ऑक्सी अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अम्लों की 4 श्रेणियां होती हैं। प्रबल अम्ल में केवल 3 ही आएंगे और मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, नोट कर लेना नामों को। एक HCl आएगा जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। एक HNO3 आएगा जिसको नाइट्रिक अम्ल कहेंगे। एक H2SO4 आएगा। ये तीनों ही प्रबल अम्ल हैं, याद रख लेना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल तीनों ही प्रबल अम्ल कहे जाते हैं, तो याद रख लेना। अब यहाँ बात प्रश्न पे चलें हम, तो बात आती है फॉर्मिक अम्ल की। जो फॉर्मिक अम्ल है वो एक दुर्बल अम्ल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल कहाँ से होता है। फॉर्मिक अम्ल जो चींटी वगैरह के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है ये अम्ल। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलें। तो 8 में लिखा है प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। सीधी बात है, बताया जा चुका है पहले। जो अम्ल हैं H+ आयन देते हैं, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न 9 यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका pH मान क्या होगा। देखो लाल लिटमस को नीला करेगा तो सीधी सीधी बात है वो क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय। अब क्षारीय होगा तो जो क्षारीय है
उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 8 से 14 तक होता है, तो इसका 9 पीएच मान हो जाएगा। क्लियर हो गया है अभी ये प्रश्न। प्रश्न 10 की तरफ चलें। H2S विलेन का पीएच मान कितना होता है? जो H2S है वो अम्ल होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही मान लिया जाएगा। देखो प्रश्न एक एक नंबर के ही हैं सब, इनको ढंग से तैयार कर लेना। इन प्रश्नों से अलग कोई भी प्रश्न आने वाले नहीं है इस चैप्टर से, एक एक नंबर में, और बड़े क्वेश्चन भी इनकी सहायता से आप कर सकते हो। तो चलो प्रश्न 11 है, लिखा हुआ है क्षारीय विलयन में फ्लोप्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? ये ऊपर बताया जा चुका है। फ्लोप्थलीन सूचक, इसका जो रंग है वो गुलाबी होता है। आगे का प्रश्न है आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है? ये 1 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। अब यहाँ मैंने टिक में भी दे दिया है, बल्कि 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, याद रखना है। बिल्कुल ही बनता है 1 नंबर का। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है 1 नंबर का। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर जो 1 है, अब 1 जो आंसर है उसको बिल्कुल याद रख लेना है, क्योंकि जो आश्रित जल है उसमें H+ आयन नहीं होते, H+ आयन नहीं होते, और जब H+ आयन नहीं होंगे तो ये चालन नहीं करेंगे विद्युत का, सीधी बात है। और जो वर्षा का जल है उसमें H+ आयन होते हैं, क्योंकि वो जो है वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी, वो वर्षा के साथ धुलकर आती हैं और पानी में विलय हो जाती हैं, इसलिए वो विद्युत का चालन करती हैं, जबकि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता। याद रखना है, 1 नंबर का प्रश्न बनता है ये। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलें। लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा के अनुसार, लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा के अनुसार अम्ल को परिभाषित किया गया है। तो जो लुईस बेस है उन्होंने अम्ल को इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही कहा था, तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे की तरफ चलें। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक भी करें चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो आपको अन्य पाठों की भी मिल जाएंगी। चलें प्रश्न नंबर 14 है यहाँ पर। तो जब किसी अम्ल की सक्रिय धातु से क्रिया होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? अम्ल जब भी धातु के साथ क्रिया कराएगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तुमने समीकरण पढ़ी भी होंगी। चलें आगे प्रश्न 15 की तरफ। लेड बैटरी में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल कौन सा है? जो लेड बैटरी होती है, यानी कि बैटरी जो होती हैं, जो तेजाब वाली होती हैं, जो चार्ज की जाती हैं, चार्जेबल होती हैं, उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, क्योंकि ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, इनमें से कोई सा अम्ल नहीं डाला जाता, केवल और केवल सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ टिक कर देंगे, याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 16 है नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है? जो नौसादर है उसका जो रासायनिक सूत्र है NH4Cl है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी NH4Cl, और NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड है और रासायनिक सूत्र NH4Cl, याद रखना है। वीडियो को बार बार 2-3 बार देख लेना, तो ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। जब 2-3 बार वीडियो को देखोगे और आराम से देखोगे तो आपके दिमाग में ये प्रश्न बिल्कुल फिट हो जाएंगे। प्रश्न 17 की तरफ चलें। लिखा है विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो देखो विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2, क्लियर हो गया। अब इस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जो अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही मान लिया जाएगा, क्लोरीन गैस होती है। और एक बात और बता दूं, जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण दूषित जल को जीवाणु रहित करने में भी काम आता है।
व्यंजक चूर्ण, याद रखना है इसका, ये एक भौतिक गुण है एक। अब आगे चलें प्रश्न नंबर 18 की तरफ। एक धावन सोडा का सूत्र याद हो तो टिक कर सकते हैं, और यदि याद नहीं है तो मैं यहाँ टिक की देता हूँ। धावन सोडे का जो सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O है। चलिए प्रश्न नंबर 19, खाने के सोडे का सूत्र क्या है। अब खाने के सोडे का सूत्र पूछा है, कभी NaCl मत लगा देना, क्योंकि NaCl नमक का सूत्र है। खाने का सूत्र NaHCO3 है, NaHCO3 है, ये इस NaCl पर मत लगा देना क्योंकि ये नमक का सूत्र है। क्लियर, आगे की तरफ चलें। प्रश्न 20, तो 20 में लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिख के बताऊं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन जो परमाणु हैं उनकी संख्या 2 होती है, तो यहाँ 2 पर टिक कर देंगे। वीडियो का अंत तक देखें, आराम आराम से देखें, सभी प्रश्न आपकी समझ में आ जाएंगे। प्रश्न 21, सोडियम कार्बोनेट तथा भुजे चूने के साथ उबालने पर क्या बनता है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो Na2CO3 होता है और भुजा चूना CaO होता है। इनकी जब क्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड बनता है, यानी कि NaClO, CaCl2 बनता है कैल्शियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 22, हल्दी पर प्रश्न है, ऊपर बता भी दिया है ये प्रश्न कि जो हल्दी किस माध्यम में लाल भूरा हो जाता है, लाल ये भूरा है हो जाता है। तो जो हल्दी है ये क्षारीय माध्यम में लाल भूरा हो जाती है। क्षार यानी कि जब कभी हल्दी लगे कपड़ों को धो दिया जाता है साबुन से तो वो लाल भूरी हो जाती है। अब साबुन से धोया जाता है, इसका मतलब साबुन से धो जाता है वो क्षारीय होता है, जो साबुन है वो क्षारीय होता है। तो सीधी बात ध्यान रखना है कि साबुन एक क्षारीय लवण है, अच्छा क्षारीय है। तो चलें आगे प्रश्न की तरफ। 23 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर ज़्यादातर नहीं जानते होंगे। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या लवणीय होती है। तो टूथपेस्ट जो है यानी कि जिससे आप रोजाना ब्रश करते हो, मंजन करते हैं, उसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यहाँ बी पर टिक कर देंगे। प्रश्न 24 भी देखो आया है, पृथ्वी की भूपटल पर रे या सज्जी, ये रे क्या होती है और सज्जी मिट्टी क्या होती है। जब गंगा यमुना का या किसी तालाब के किनारे जहाँ नमी ज़्यादा होती है वहाँ मिट्टी के ऊपर भूरी भूरी सी रेह जम जाती है, परत जम जाती है, तो उसको रेह कहा जाता है। और इस रेह की सहायता से पुराने समय में मनुष्य कपड़े वगैरह साफ भी किया करते थे। तो जो कपड़े साफ किया करते थे तो उस जो लवण का, वो जो लवण है उसका जो नाम है सोडियम कार्बोनेट है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब प्रश्न 25 देखो, प्रश्न 25 क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो टमाटर हो गया, इमली हो गई, नींबू हो गया है, संतरा हो गया, इन सभी में अम्ल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी खट्टे पदार्थ हैं और खट्टे पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं। कच्चे आम में भी अम्ल है। क्लियर हो गया। तो इसमें यहाँ प्रश्न केवल टमाटर का है, तो जो टमाटर है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देंगे। अच्छा, अगर पूछा जाए कि टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है तो इमली में होता है, और फार्मिक अम्ल बिच्छू
या मधुमक्खी, इनके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। और साइट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रिक अम्ल जो नींबू में हो पाया जाता है, नींबू या संतरे में। याद रखना, सभी का मैंने बता दिया है, जो ऑप्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर। टार्ट्रिक अम्ल इमली में, ऑक्जेलिक अम्ल जो यहाँ टमाटर दे रखा प्रश्न, फॉर्मिक अम्ल बिच्छू के डंक में, और सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरे में। तो चलें प्रश्न नंबर 26 की तरफ। अंत तक वीडियो को देखें, 2-3 बार देख लें यदि समझ में ना आई है तो। वैसे तो आसान है, सभी प्रश्न समझ में आ ही रहे होंगे। विटामिन सी का अन्य क्या नाम है? प्रश्न है विटामिन सी। तो जो विटामिन सी है उसका जो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन ए पर यहाँ बिल्कुल आंख मीच के निशान लगा देंगे। अच्छा, तो प्रश्न है 27। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते? देखो, तांबा के जो तांबा है वो धातु है। क्या है? धातु। अब धातु है और जो खट्टे पदार्थ हैं वो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जब धातु और अम्ल परस्पर मिल जाएंगे तो वो क्रिया उदासीन हो जाती है। क्या हो जाती है? उदासीन। और उदासीन हो जाती है तो इस क्रिया में क्या बनता है? लवण व जल बन जाता है। लवण और जल। जब लवण व जल बनेंगे तो सीधी बात है ये इस धातु को खराब कर देंगे। तो जब खराब करेंगे तो खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। सीधी बात होगी, खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। तो अब इसमें आंसर कौन सा रहेगा? इस प्रश्न में हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ टिक कर देंगे क्योंकि ये संक्षारण करता है। इसका मतलब देखो, सल्फ्यूरिक तो बनाएगा नहीं, ना ही नाइट्रिक अम्ल बनाएगा, तो इसमें संक्षारण करता है। जब तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ रख देते हैं तो वो संक्षारित होकर लवण व जल बना देता है, यानी उस पर परत जम जाती है, उस पर जंग की परत जम जाती है। तो अब प्रश्न आगे की तरफ बढ़े वीडियो में। अब अंत की तरफ चल रही है। 28वां प्रश्न है, बर्र व बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इसका तो आंख मीच के आप आंसर लगा देंगे क्योंकि सभी अम्लों के बारे में मैं आपको बताया जा चुका हूँ। ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बता दिया, टार्ट्रिक अम्ल के बारे में बता दिया, एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में बता दिया और फॉलिक अम्ल के बारे में बता दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सीधा सीधा फॉलिक अम्ल यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 और 29 है। लिखा है, किसका उपयोग दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए एक अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है? देखो, जो दृष्टिहीन विद्यार्थी होते हैं उनको कम दिखाई देता है और वो अम्ल क्षार को ऐसे ही देखकर नहीं बता सकते। ये जो है एक वैनिला जूस होता है, इसकी मदद से अम्ल व क्षार का पता करते हैं। अब अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न लिखा है, गुड़हल के पुष्प के सूचक को क्षारीय विलयन में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो जो गुड़हल का पुष्प है वो हरा रंग देता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो तक को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लिए अब विराम। बस।